हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम पेपर के लिए संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट टर्मिनल के एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब उपनिषद हो जाएगा। 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम, और इसके रचनाकार की बात करें तो दोस्तों महर्षि वेद व्यास के द्वारा मंगलम पाठ की रचना की गई है जिसमें पूरे 5 मंत्र संकलित है। और यह मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है तो उपनिषद से लिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। दोस्तों देखिए, उपनिषद जो होता है ना, ये वैदिक वांग्मय का अंतिम भाग को हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत में कौन सा प्रकट करता है। तो देखिए, दर्शन शास्त्र के जो भी सिद्धांत है इसको प्रकट करने का जो काम है वो उपनिषद करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, उपनिषद। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र संकलित है। दोस्तों, हम अभी आप सभी को बता रहे थे कि मंगलम पाठ में पूरे 5 मंत्र संकलित हैं और सभी के सभी मंत्र पदात्मक मंत्र हैं। तो राइट ऐसा जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पदात्मक। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मंगलम पाठ का एक श्लोक कहता है कि सत्यमेव जयते ना अनितम सत्येन पंथा विद्यो देवयानः, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं, और सत्य के द्वारा देवताओं का भी मार्ग विस्तारित होता है। और ये आपके पाठ पुस्तक के मुंडक उपनिषद में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा दोस्तों, मुंडक उपनिषद। उसके बाद में कहता है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो इसमें 5 मंत्र हैं। साधक किसको पार कर जाते हैं। देखिए, साधक जो व्यक्ति है ये मृत्यु को भी पार कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो आपके मंगलम पाठ में बताया गया है कि अरोण अणियान महतो मयान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम, अर्थात छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। और यही होता है सबसे बड़ा खजाना जिसे हम लोग सत्य कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि अरोण अणियान कह, अर्थात छोटा से छोटा क्या है। तो छोटा से छोटा महीन से महीन आपका आत्मा है। उसके बाद में कहता है कि विदाहमेतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो आप सभी को बता दें कि विदाहमेतम पुरुषम महानतम, अर्थात पुरुष जो वेद जो है उस महान पुरुष के समान है। यह किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों। तो ये लिया गया है श्वेतास उपनिषद, जो मंगलम पाठ का सबसे 5वां श्लोक कहता है, अर्थात 5वां मंत्र है। उसके बाद में अगला सवाल है कि मध्यकाल में पटना कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा। अर्थात आपसे ये पूछे जा रहे हैं कि मध्यकाल में पटना का स्थिति जो था वो बहुत ही भयावह कौन से वर्ष तक था। तो ये 1000 वर्ष तक था। उसके बाद में कहता है दोस्तों कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था। तो आप सभी को मालूम होगा कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मुगल वंश, गुप्त वंश और मध्यकाल में। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का राइट आंसर जाएगा मध्यकाल में। देखिए, मध्यकाल में पाटलिपुत्र को पटना कहा जाने लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मध्यकाल में। और गुप्त वंश के बारे में याद रखिएगा कि गुप्त वंश को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। और यही है वो गुप्त वंश जो शरद ऋतु में यहाँ पे एक बहुत ही धूमधाम से महोत्सव मनाया जाता था जिसे हम लोग कौमुदी महोत्सव कहते हैं। यहाँ पे सवाल ऐसे भी आते हैं कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाए जाते थे। तो पटना में। किस वंश के शासनकाल में। तो गुप्त वंश के शासनकाल में। और किस ऋतु में। तो ये भी याद रखिएगा, शरद ऋतु में मनाए जाते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन हैं। दोस्तों याद रखिएगा, काव्य मीमांसा ग्रंथ के जो लेखक हैं वो राजशेखर जी हैं। उसके बाद में कहता है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। दोस्तों याद रखिएगा, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का एक बहुत बड़ा मंत्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसके द्वारा एक सुप्रसिद्ध एक लेखक, ये लेखक भी था एक बहुत बड़ा,
जिसके द्वारा इंडिका की रचना की गई है। याद रखिएगा इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। और ये कहाँ का राजदूत था, तो ये यूनान का राजदूत था। उसके बाद में कहता है कि पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए हैं। देखिए आपके पाठ्य पुस्तक में बताए गए हैं कि भगवान महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र यानी पटना में बहुत बार आए थे और यहाँ पे वो आकर कहे थे कि यह जो पाटलिपुत्र जो पटना है ये आगे चलकर बहुत बड़ा महानगर तो होगा, किंतु यहाँ पे आग लगी, बाढ़ से और युद्ध की स्थिति से हमेशा भयभीत रहेगा और उनकी कही गई सारे बातें आज के समय में सत्य साबित होते दिख रही है। अगला सवाल कहता है कि सरस्वती का कुलगृह का कौन सा महानगर था। तो देखिए सरस्वती का कुलगृह का जो महानगर बताया गया है ये पाटलिपुत्र अर्थात पटना को बताया गया है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया कि कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। तो याद रखिएगा कौमुदी महोत्सव जो है ये गुप्त वंश के शासनकाल में बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते थे। आज के समय में जिस प्रकार से दुर्गा पूजा मनाए जाते हैं ठीक उसी प्रकार से कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाए जाते थे। अगला सवाल कहता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। दोस्तों याद रखिएगा पटना का जो इतिहास है ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि महितिलकम किसे कहा गया है। देखिए महितिलकम पुरंदर अस्थाना में सब किसको कहा गया है, तो ये पाटलिपुत्र अर्थात पटना को कहा गया है। उसके बाद में अगला सवाल हमारा कहता है कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। आप सभी को बता दें कि गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिख संप्रदाय के 10वें गुरु माने जाते हैं। इनसे एक दो सवाल और पूछ लिए जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था। उसके बाद में कहता है कि अलस कथा के लेखक कौन है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अलस कथा एक बहुत ही व्यंग्यात्मक कथा है, बहुत ही हास्यपूर्ण कथा है, जिसमें 3 आलसी होते हैं और बहुत सारे धूर्त लोग बनावटी आलसी का भेष धर के भोजन और वस्त्र ग्रहण करने के लिए अलसशाला में आ जाते हैं। जिससे क्या होता है कि उनकी पहचान करने के लिए अलसशाला के चारों ओर आग लगा दी जाती है, जिससे धूर्त लोग भाग जाते हैं। और ये जो पूरे व्यंग जो करने वाले जो लेखक हैं ये विद्यापति जी हैं। वही है वो विद्यापति जिनको मैथिली कोकिल नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल कहता है कि अलस कथा कहाँ से लिया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अलस कथा जो पाठ है ये पुरुष परीक्षा के मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है, जिसके लेखक महर्षि विद्यापति जी हैं। उसके बाद में इसमें 23 को देख लीजिए, कहता है कि कौन आलस्य का बहाना बनाता है। देखिए आलस का बहाना कौन से लोग बनाते हैं, तो ये बनाते हैं धूर्त लोग। तो क्वेश्चन 23 का सही जवाब ऑप्शन जाएगा ए के साथ। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि वीरेश्वर कौन था। दोस्तों तो वीरेश्वर यह मंत्री था जो मिथिला का मंत्री हुआ करता था। अगला सवाल हमारा करता है कि नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। देखिए नीतिकार जो है आलस्य को अपना रिपु मानते हैं अर्थात शत्रु मानते हैं। फिर कहता है कि अलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है। दोस्तों अलस कथा पाठ जो है ये व्यंग्यात्मक कथा है। अभी अभी हम आप सभी को बता ही रहे थे। पुरुष परीक्षा हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए पुरुष परीक्षा से हमें दोष निराकरण करने की शिक्षा मिलती है कि जो भी हमारे पास अवगुण है उसका निराकरण किस प्रकार से किया जाए। फिर कहता है कि इस संसार में आलसियों का सबसे बड़ा रक्षक कौन सा होता है। तो आलसियों का जो रक्षक है ये कारणों की व्यक्ति ही हो सकते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि लगता है इस घर में आग लग गई है, यह किस पुरुष ने कहा था। तो देखिए जब आग लगी हो गई थी अलसशाला के चारों ओर आग लग गए थे, तो एक आलसी कहता है कि कथमय कुला होला, मतलब किस बात की हल्ला शोर रही है। तो कोई कहता है कि लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तो ये द्वितीय पुरुष कहता है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है। दोस्तों तो सबसे बड़ा शत्रु आलस है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है दोस्तों पंडिता क्षमाराव को। ऋषि शब्द का हमें स्त्रीलिंग बताना है, तो ऋषि का हो जाएगा ऋषिका। क्वेश्चन 32 का सही जवाब ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा।
उसके बाद में अगला सवाल है कि मधुर विजयम महाकाव्य की लेखिका कौन थी। तो आप सभी को बता दें कि मधुर विजयम महाकाव्य की लेखिका गंगा देवी थी। फिर कहता है कि चालुक्य वंश के राजा कौन थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक चालुक्य बहुत ही फेमस वंश है जो दक्षिण भारत का ये वंश है, और यहाँ पे जो राजा थे क्वेश्चन 36 का सही जवाब चंद्रादित्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। महाभारत के अनुसार वेदानुकूल जीवन प्रयत्न स्त्री कौन सी थी। तो ये है आपका सुलभा। क्वेश्चन 37 का सही जवाब यहाँ पे सुलभा के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिका थी। देखिए अर्थवेद में कितनी ऋषिका थी, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन 38 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ये आपके टोटल 20 ऋषिका थी। अगर यहाँ पे ऋग्वेद पूछा जाता तो 24 हो जाता, और यहाँ पे 5 पूछा जाता। हालांकि हमको ये क्वेश्चन ही गलत दिख रहा है, अर्थवेद में यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है। यथा, यमी, अपाला, उर्वशी, वगम, भृणी, ये 5 ऋषिका का आसन है अर्थवेद में। उसके बाद में कहता है समाज की गाड़ी किसके द्वारा चलती है, यानी समाजस्य रूपी यानम चलती। तो ये हो जाएगा समाज रूपी जो गाड़ी है नारी भीषस्य चलती, यानी पुरुष और नारी दोनों को मिलाकर चलाई जाती है। उसके बाद में कहता है कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। तो क्वेश्चन 40 का सही जवाब जाएगा विजयांका के साथ। अगला सवाल है दोस्तों कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया है। तो ये भागवत पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुराण कितने हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि वेदों की संख्या 4 है, वेदांग आपका 6 है, महाभारत में वर्णित विवाह जो है 8 प्रकार के हैं, 16 है संस्कार और 18 है पुराण, 108 है आपके उपनिषद, और करीब 1 लाख तक आपका श्लोक है महाभारत में। तो हमसे पूछा गया है पुराणों की संख्या, तो ये 18 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आप सभी बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 42 तक का संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।